नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीवितेश राजपूत। स्वागत करता हूं आपका कहानियों के उस सिलसिले में जिसमें मैं आपको सुनाता हूं विश्व के सुप्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिकों की कहानियां, उनके जीवन की घटनाएं, उनकी शोध के बारे में, उन अवार्ड के बारे में जो उनको मिले, उन किताबों के बारे में जो उन्होंने लिखी या जो उनके लिए लिखी गई। आज हम जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं उनके बारे में ये लाइन फेमस है, द मैन हु मूव्ड अर्थ एंड स्टॉप सन। जी हाँ, उनको इसी बात कही जाती है। और आज हम जिनके बारे में जानने वाले हैं उनको आप एक खगोल शास्त्री के अलावा अनुवादक, इसके अलावा एक अर्थशास्त्री, चिकित्सक और राजनीतिज्ञ कह सकते हैं। वो एक कैथोलिक कैनन थे। हम जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं उनके बारे में ये हम जब बात हमें जाननी चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन का जितना भी काम किया खगोल शास्त्र में, खगोल विज्ञान में, वो जीवन के अंतिम क्षणों में पब्लिश कराया। हम जिनके बारे में जानना चाह रहे हैं उनको हम निकोलस कोपरनिकस के नाम से जानते हैं। निकोलस कोपरनिकस ने 15वीं शताब्दी में विज्ञान में पुनर्जागरण काल का उदय किया। निकोलस कोपरनिकस के बारे में जानने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि उनसे पहले की क्या थ्योरियां थी। उनसे पहले की दो व्यक्तियों की थ्योरियां, अरस्तु और टॉलमी की थ्योरियां थी, जिसमें जियोसेंट्रिक मॉडल था, जो ये मानते थे कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड के केंद्र में है और उसी के चारों तरफ ये सारे ग्रह घूम रहे हैं। ऐसा नहीं था कि सभी लोग ये मानते थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जिनकी अलग थ्योरी थी, जिसमें फेमस है सिमोस के अरिस्टाचू। उन्होंने कहा था कि हेलिसेंट्रिज्म की थ्योरी मीन्स एक आग का गोला है या सन है जो बीच में है और उसके चारों तरफ चीजें घूम रही हैं। लेकिन उनके सिद्धांत को टालमी और अरस्तु के सामने मान्यता नहीं मिल पाई। और अब हम जानते हैं कोपरनिकस के जीवन के बारे में। कोपरनिकस के जीवन में अगर हम बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी 1473 में तोरून शहर में हुआ। और तो इनके पिता तोरून शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी थे जो कॉपर का व्यापार करते थे। इनकी माता का नाम बारबरा था, जो खुद एक प्रतिष्ठित व्यापारी परिवार की लड़की थी। तोरून तोरून शहर में ही इनका बचपन रहा। इनके बचपन का नाम निकोलस कोपरनिकस था, जो कि बाद में उनके पिता के नाम पर कोपरनिकस रखा गया। इनके नाम के संबंध में प्रचलित कहानियां हैं। वो कहानियां इस तरीके से हैं कि इनके जो पिता का परिवार जिस गांव से निकल के आया था, जिस गांव से आया था, उस गांव के नाम पर इनका सरनेम था। और दूसरी कहानी ये भी है कि इनके पिताजी खुद कॉपर का व्यापार करते थे, इसलिए इनका नाम कोपरनिकस था। एक चीज और है कि बिकॉज ये सारी जो लैंग्वेज जिस भाषा में लिखे गए थे उसको अगर हम इंग्लिश में अनुवाद करते हैं तब भी इसका जो प्रोनाउंसिएशन है और इसकी स्पेलिंग है वो चेंज हो जाती है, तो जिस वजह से भी एक कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर हम बात करें इनके परिवार की तो कोपरनिकस के परिवार में चार लोग थे। उनमें एक इनके भाई, दो बहनें थी। इनके भाई एंड्रयूज जो इनकी शैक्षणिक जीवन में इनके साथ रहे और इनके साथ इनकी शिक्षा की, वो एक कैनन थे। इनकी एक बहन नन थी और एक दूसरी बहन जिन्होंने एक व्यापारी के साथ शादी की। इनके ने अपने जीवन में शादी नहीं की, लेकिन इन्होंने अपनी बहन के पांच बच्चों को अपने साथ रखा जीवन भर और उनका पालन पोषण किया। कोपरनिकस के जीवन पर इनके माता के परिवार का बहुत प्रभाव रहा, क्योंकि इनकी जो शिक्षा की जिम्मेदारी थी या फिर इनका जो प्रारंभिक संरक्षण था वो इनके मामा ने किया, और जिनका नाम था लोकस बैट जेन रोड द यंगर। मतलब दो भाई थे ये, वो पहले वाले जो सीनियर और दूसरे यंगर, ये इनकी माता के भाई थे, जिन्होंने जो खुद एक एस्ट्रोनॉमर थे और बाद में प्रिंस बिशप भी बने। और आपको ये भी जानना चाहिए कि इनकी माता भी खगोल शास्त्री थी, लिखा जाता है एस्ट्रोनॉमर मदर। अब हम इनकी बात करते हैं भाषा की कि इनको किस किस भाषाओं का ज्ञान था। तो ऐसा माना जाता है कि इनको लैटिन, जर्मन, पोलिश के अलावा इतालवी भाषा का भी ज्ञान था और इन्होंने अपने जीवन में के अनुवादक का भी कार्य किया, जो हम आगे देखेंगे। अगर हम इनकी एकेडमिक लाइफ की बात करें तो इनकी लाइफ के एकेडमिक लाइफ को दो चरणों में रखा जा सकता है। पहला पोलैंड में और दूसरा इटली में। तो पोलैंड की जो इनकी शिक्षा हुई वो प्रारंभिक शिक्षा इनके मामा ने ही कराई, और उसमें दो स्कूल के नाम आ जाते हैं, एक सेंट जोसेफ स्कूल और एक कैथोलिक स्कूल। कैथोलिक स्कूल में क्या होता था, वो
क्राको विश्वविद्यालय के लिए बच्चे तैयार करते थे या वहां पर उनके प्रवेश दिया जाता था। बाद में ये क्राको में अपना एडमिशन ले लिया, जहाँ पे इन्होंने गणित विभाग में शिक्षा प्राप्त की, और वहां पर जो इनके मेंटर बने वो एल्बर्ट ब्रोजेस्की थे, जो खुद एक एरिस्टोटेलिया दर्शन के प्रोफेसर थे। और इनके साथ इन्होंने एस्ट्रोनॉमी के सारे सिद्धांत जाने, और ऐसा माना जाता है कि क्राकोव विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान निकोलस ने प्राचीन विद्वानों के खोज और सिद्धांतों का गहन अध्ययन किया, जिनमें अरस्तु, एब्रसोस, यूक्लिडिस, टॉलमी, अल्फोंस व अन्य एस्ट्रोनॉमर संबंधित शोध कार्य रहे होंगे। अगर हम बात करें इनके अध्ययनों की या आधारों की, तो इसके आधार पर इन्होंने जो टॉलमी का सिद्धांत था उसके विरुद्ध एक तार्किक ज्ञान अर्जित कर लिया था। इसके बाद इनके मामा जब प्रिंस बिशप बन गए, तो ये निकोलस बिना डिग्री लिए वापस बार्मिया आ जाते हैं, और वहां कर अपने मामा के साथ बार्मिया की कैनरी ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद वो बैटजन रोड इसके बाद बैटन रोड इनके जो मामा थे, वो इनको और इनके भाई को कैनल लॉ में डिग्री लेने के लिए इटली भेज देते हैं, जहां से इनका दूसरा शैक्षणिक जीवन का सफर शुरू होता है। अब वो इटली गए तो कैनन यूनिवर्सिटी कैनल लॉ में डिग्री लेने थे, लेकिन वहां पर वो क्या करते हैं, एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करते हैं, और वहां पर ह्यूमैनिटीज की तरफ ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि 1500 ईस्वी जुबली ईयर जो था, उसमें निकोलस रोम में थे, और 5 से 6 नवंबर की रात को वो लूनर इलिप्स देखते हैं और एस्ट्रोनॉमी की तरफ और ज्यादा आकर्षित होते हैं। इसके बाद एक बार बिना डिग्री लिए फिर वो बारमिया वापस आ जाते हैं, और कुछ दिन के बाद 2 वर्षों के अवकाश मिला, वह यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ में जाते हैं। पहले वो बोलगाना में पढ़ते हैं पहले टाइम पे, दूसरी बार जब वो जाते हैं तो यूनिवर्सिटी ऑफ पेडुआ में जाते हैं, जहां पे वो मेडिसिन की पढ़ाई करते हैं। लेकिन डिग्री यहाँ पे भी वो कैनल लॉ की लेने गए थे, वो नहीं लेते हैं, और जो कैनल लॉ की इनकी डिग्री है वो जाके इनको फेरेरा यूनिवर्सिटी से 1503 ईस्वी में मिलती है। तो वो 30 साल का में तक अपनी सारी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद वो फिर दोबारा बारमिया लौटते हैं, और वहां पर वो सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं। उनके कामों को जानने से पहले आपको उनके विषय में ये जानना चाहिए कि कोपरनिकस एक पूर्णकालिक खगोल शास्त्री नहीं थे। उन्होंने अपने सभी कार्य विभिन्न जिम्मेदारी निभाते हुए किए। उनमें कोपरनिकस 1503 से 1512 ईस्वी तक अपने मामा के सचिव चिकित्सक रहे। इसके अतिरिक्त अपने मामा की राजनीतिक, चर्च और प्रशासनिक संबंधी गतिविधियों में भाग लेते हैं। निकोलस कोपरनिकस पोलैंड की राजनीति और प्रशासनिक शक्ति का केंद्र बने रहे। विभिन्न प्रशासनिक जिम्मेदारियों के साथ साथ इन्होंने औपचारिक रूप से बिशप के चुनाव में भी भाग लिया। अगर हम इनकी जो ऑब्जर्वेशन है खगोलीय क्षेत्र में उनकी बात करें, तो इन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन मरकरी के, 1 विनस की, 4 मार्स की, 4 जुपिटर की, और 4 ही सैटर्न की ली, जिसमें अलग अलग एरर है, वो वहां आप जान सकते हैं। ग्रीक भाषा में उपलब्ध बहुत से अध्ययनों और साहित्य को इन्होंने लैटिन भाषा में अनुवाद किया। उसमें प्रमुख है, ये किताब थी उस समय की, इलिप्सटेल। इसमें बहुत सारी कहानियां और कविताएं थी जो ग्रीक में लिखी गई थी, और उन्होंने उसको लैटिन में ट्रांसलेट किया या बदला। इसके अलावा उन्होंने अपनी एक कविताएं भी लिखी, जिसको हम ग्रीक इपिग्राम के नाम से जानते हैं। अगर हम बात करें इनके भौतिक और खगोल विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण कार्यों में, तो उसमें कोपरनिकस ने ग्रहों की गति के संबंध में जो कार्य किया, उसकी शुरुआत 1514 ईस्वी या शायद उससे पहले ही की जा चुकी थी, जिसको उन्होंने 1532 ईस्वी में पूरा कर लिया। अपने मित्रों के आग्रह के बावजूद भी निकोलस ने अपना कार्य प्रकाशित नहीं किया। हमें यह जानना चाहिए कि उस समय उन्होंने जिन यंत्रों से अपनी ऑब्जर्वेशन की वो कौन कौन से थे। तो उसमें इन्होंने जहां ऑब्जर्वेशन की वो कोपरनिकस टावर फ्रॉमबर्ग में है, जहां पे इन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन की, और वो इनका कहीं ना कहीं घर भी था। और जिन इंस्ट्रूमेंट को उन्होंने यूज किया उसमें ये क्वाड्रेंट और स्पेयर और ट्रिक्लेट्रम है, जो कोपरनिकस की जो ऑब्जर्वेशंस है वो उन्होंने की। 1533 ईस्वी में
जॉन्स एल्बर्ट्स विल्समैन सेटलर ने कोपरनिकस की थ्योरी से संबंधित अपने विचार रोम में प्रस्तुत किए, जहां उनको कैथोलिक कार्डिनल और पोप ने सुना और अपनी रुचि दिखाई। वो पब्लिश नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके विचारों को इन्होंने प्रस्तुत किया। जो कार्डिनल है उन्होंने इसमें अपनी रुचि दिखाई, और कार्डिनल इनके बारे में ये लिखते हैं, जिसका भाव ये था कि हम आपके काम को समर्थन करते हैं और आप इस काम को प्रकाशित कीजिए, और ये आने वाले समय में विज्ञान के लिए नया कुछ लेकर के आएगा। लेकिन इसके बावजूद भी उनका शोध उन्होंने पब्लिश नहीं किया। हालांकि उनका शोध की जानकारी उस समय के सभी यूरोपियन विद्वानों तक पहुंच चुकी थी, परंतु इसके बाद भी कोपरनिकस शायद आलोचना और धार्मिक आपत्ति के कारण प्रकाशित नहीं कर पाए। 1539 ईस्वी में जॉर्ज जैकनिन रूटेन, जो एक बाद में फिर एक गणितज्ञ हुए, वो इनके शिष्य बने, और उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, नैरेटाटियो प्रिमा, और उसमें कोपरनिकस की थ्योरी का प्रभाव था। अनंततः रूटनिकस के आग्रह पर कोपरनिकस ने अपना कार्य जर्मनी की एक प्रेस को प्रकाशित करने के लिए सौंप दिया 1542 ईस्वी में, अपने जीवन के आखिरी साल में कहिए कि उन्होंने ये काम किया। और फिर 1542 के अंतिम में कोपरनिकस को एपोप्लेक्सी और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो गए, और 70 वर्ष की आयु में 24 मई, जो आज से लगभग, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे उसके 3 दिन बाद है 24 मई 1543 में उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसी दिन उनकी किताब पूरी हुई, और कहते हैं कि कोमा में अपनी किताब को देखने के बाद वो महान व्यक्तित्व दुनिया को अपना शोध देकर चले गए। अगर हम बात करें वो कहाँ पर दफनाए गए, तो फ्रॉमबर्ग कैथेड्रल में उनको दफनाया गया है, और वो आज भी वहां पर हैं, उनका जो मृतक शरीर रहा होगा। अब जो भी व्यक्ति कोई कुछ करता है समाज के लिए, तो उसे क्रिटिसिज्म तो देखना ही होता है। तो उनके क्रिटिसिज्म के लिए जो प्रोटेस्ट हैं, उन्होंने एक कॉमेडी भी लिखी उनके लिए, और जो दूसरी बात कही जाती है उसमें उन्होंने ये लिखा कि द मैन हु मूव द अर्थ एंड स्टॉप द सन। और उन्होंने उस समय के जो पोलैंड के रूलर थे उनसे कहा कि ऐसे माइंडसेट को लाइटली लेना चाहिए और इसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कहा। लेकिन होता तो वही है, जो आदमी अच्छे काम करता है तो उनको समाज ने माना। और उनकी जो राइटिंग है वो लैटिन में, अगर हम उसका नाम देखें तो डी रिवेल्यूबस ऑर्बियम कोरेस्टेलियम है, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है देखें तो ऑन रिवोल्यूशन ऑफ हेवनली स्पेयर्स है। उन्होंने अपनी जो सारी राइटिंग है उसको 7 बेसिस में लिखा। वो ये है, 7 पॉइंट्स हैं। मुझे यहाँ पे उनकी रिसर्च का कोई डिस्कस करना ही नहीं था, मुझे बस हम उनके जीवन को जानना चाह रहे हैं, क्योंकि रिसर्च तो हम सब पढ़ ही रहे हैं में, तो वो इस तरीके से थी। अगर हम इनकी अवार्ड और लेगेसी की बात करें तो इनके नाम पर बहुत सारे मॉन्यूमेंट बनाए गए हैं जो पूरी दुनिया में है, यूरोप और आप देखिए कनाडा में भी है। और अगर हम बात करें तो इनके नाम पे इंस्टीट्यूट, स्टैम्प, और अब एक यूनिवर्सिटी भी है तोरून में। तो अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप एवरी फ्राइडे अनअकैडमी CSIR नेट यूट्यूब चैनल पर ये वीडियोस देख सकते हैं, और कमेंट कर सकते हैं कि हम आने वाले इस टाइम में किन साइंटिस्टों के बारे में जानने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच।